अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 4 क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ओटोस्कोपी देखेंगे, हेयरिंग टेस्ट करेंगे जिसमें दो होते हैं, वॉइस टेस्ट होता है और ट्यूनिंग फॉक टेस्ट होता है। ट्यूनिंग फॉक टेस्ट में रिनी होता है, दूसरा वेबर्स और दूसरा शॉबैक्स या फिर जिसको एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट भी कहते हैं। और इसके अलावा हम इस चैप्टर में जो है हेयरिंग टेस्ट देखेंगे कैसे होती है चिल्ड्रन में, वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट जिसमें हमारे पास स्पॉन्टेनियस निस्टैग्मस और फिस्टुला टेस्ट होता है, रोम्बक्स टेस्ट, डिक्स हेल्पिक टेस्ट, गेट, सेरिबेलर फंक्शन टेस्ट, कैलोरिक टेस्ट, रोटेशन टेस्ट। ठीक है, ये सारे देखेंगे और लास्ट में हम फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है कि जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होती है एयर की, नोज़ की और थ्रोट की, वो रिक्वायर करती है कि प्रॉपर एलिमिनेशन हो, विदाउट विच एग्जामिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एलिमिनेशन पर्पज़ के लिए जो है ना हेड मिरर जो होता है हमारे पास या फिर हेड लाइट वो हम यूज़ करते हैं। अगर हम फिगर में देखें, इस फिगर में शोन है ये होती है हेड लाइट और ये हेड मिरर होता है जो हम वार्ड में यूज़ करते हैं। तो इससे मतलब प्रॉपर एलिमिनेशन की जाती है। उसके बाद है कि जो ये हेड मिरर है ये वाला, ये कनकेव मिरर होता है और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो 12 इंचेस होती है विथ अ होल इन इट्स सेंटर। ये आपको नज़र आ रहा है होल। ये ना रिफ्लेक्ट करता है लाइट को किसी भी लाइट सोर्स से, और वो जो लाइट सोर्स होती है ना वो हम रखते हैं बिहाइंड द पेशेंट। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म होता है, इसको हम बुल्स आई लैम्प भी कहते हैं। ये जो हेड मिरर है ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और ये ना बेटर इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी मैनिपुलेशन मुश्किल होती है और रिक्वायर करती है ग्रेटर स्किल एंड प्रैक्टिस। अब हेडलाइट की बात करें तो ये प्रोवाइड करती है डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट, ये इजी होती है यूज़ करना और पोजीशन जो है ना पेशेंट की और एग्जामिनर की वो भी मैनिपुलेट की जा सकती है अगर रिक्वायर्ड हो। प्रॉपर पोजीशन पेशेंट की और एग्जामिनर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है ईएनटी की एडिक्वेट एग्जामिनेशन के लिहाज से। ठीक है, अगर हम 4.2 और 4.3 यह फिगर देखें तो यहाँ पे दिखाया गया है मेथड ऑफ होल्डिंग अ चाइल्ड ड्यूरिंग द ईएनटी एग्जामिनेशन, किस तरह से इसने चाइल्ड को होल्ड किया है। इस फिगर में एग्जामिनेशन ऑफ द लेफ्ट ईयर दिखाई गई है विथ ओरल स्पेक्युलम। ठीक है, इनके हाथ में ओरल स्पेक्युलम है। एग्जामिनेशन के दौरान ना पेशेंट को हम बिठाते हैं साइड वेज ऑन रिवॉल्विंग चेयर पर या किसी स्टूल पर, और जो एग्जामिनर होता है ना वो बैठता है ऑपोजिट टू द पेशेंट। ठीक है, ऑन द साइड जो कि एग्जामिन की जा रही है। जैसे अगर हम राइट ईयर को एग्जामिन करेंगे तो हम एग्जामिनर जो है पेशेंट के राइट साइड पे बैठेगा। पेशेंट और जो एग्जामिनर है वो सेम लेवल पे होने चाहिए और अप्रॉक्सीमेटली 1 आर्म लेंथ डिस्टेंस इनके होना चाहिए इनके बीच में। एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले एग्जामिनर जो है वो सबसे पहले ग्रीट करेगा पेशेंट को, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएगा और जो भी प्रोसीजर करने वाला है वो पेशेंट को एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद वो उससे कंसेंट लेगा और एक्सपोज करेगा पार्ट्स को प्रॉपरली। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो होती है ना एयर की, उसमें एक तो इंस्पेक्शन होती है, पाल्पेशन, ओटोस्कोपी, हेयरिंग टेस्ट होते हैं, वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट, फेशियल नर्व एग्जामिनेशन। सबसे पहले डिटेल में देखते हैं इंस्पेक्शन जो होती है एयर की वो बिगिन होती है कि हम सबसे पहले इंस्पेक्ट पिना को करते हैं और स्ट्रक्चर्स जो कि अराउंड द पिना लोकेटेड हैं, जैसे कि लेटरल सरफेस हो गया पिना का, प्री ओरिकुलर रीजन हो गया, मीडियल सरफेस पिना का, मैस्टोइड रीजन, कॉन्का, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ये एरियाज़ जो है वो हम एग्जामिन करते हैं कि इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, जैसे कि स्वेलिंग, रेडनेस, कोई स्कार, इडीमा, साइनस, ग्रोथ या कोई डिस्चार्ज, स्किन लेजन्स, ये सारी हम एक्सेट्रा ये नोट करेंगे। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल होता है उसकी सिग्मोइड शेप होती है, तो इसलिए हमने उसको पहले स्ट्रेटन करना होता है। तो ये हम कैसे करेंगे, हम पुल करेंगे पिना को अपवर्ड्स, आउटवर्ड्स एंड बैकवर्ड। ये आपने याद रखना है, ये एडल्ट्स में हम अपवर्ड, आउटवर्ड और बैकवर्ड की तरफ पिना को खींचेंगे, जबकि चिल्ड्रन में जो है हम बैकवर्ड एंड आउटवर्ड्स जो है उसको स्ट्रेच करेंगे पिना को। उसके बाद है इन्फेंट्स में जो है उनमें नॉन डेवलपमेंट होती है बोनी कनाल की, तो उस वजह से जो है ओरिकल को अब हम बैकवर्ड लेकिन डाउनवर्ड जो है ड्रॉ करेंगे। समटाइम्स ये पॉसिबल नहीं होता कि हम इंटायर लेंथ जो है कनाल की उसको इस मैनोवर से देख सकें। तो क्यों ऐसा, क्योंकि कभी कभार हेयर्स की प्रेजेंस की वजह से या फिर जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो स्लिट लाइक होती है, तो उस वजह से सही से विजिबल नहीं होता।
तो इसलिए एयर स्पेकुलम हम यूज़ करते हैं ताकि हम डीपर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल को और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को विजुअलाइज करें। एयर स्पेकुलम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस फिगर में भी शोन है। ये अगर हम पेशेंट का लेफ़्ट ईयर चेक करेंगे तो हमने एग्जामिनर को भी अपना लेफ़्ट हैंड में ही स्पेकुलम पकड़ना है, ये रूल है। और अगर राइट है तो राइट हैंड। एयर स्पेकुलम को हम थंब से और इंडेक्स फिंगर से पकड़ते हैं इन द इप्सिलेटरल हैंड। स्पेकुलम जो है वो स्पेकुलम को हम जो है स्लाइड सी रोटेटरी मूवमेंट्स के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और हमने इतना बियॉन्ड नहीं जाना, कितना द जंक्शन ऑफ द कार्टिलेजिनस एंड बोनी पार्ट ऑफ द कनाल, जहाँ पे जो है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल का बोनी एंड कार्टिलेजिनस पार्ट का जंक्शन आता है, उससे आगे नहीं जाना, बस वहीं तक स्पेकुलम को इंट्रोड्यूस करवाना है। वॉल्स जो होती है हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल की, उनको हम एग्जामिन करेंगे कि उनमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है या कोई स्किन लेजन। लूमेन जो होगा उसमें हम वैक्स की प्रेजेंस देखेंगे, फॉरेन बॉडी, फंगस ग्रोथ या कोई डिस्चार्ज। अगर हमें डिस्चार्ज मिलेगा तो हम उसको साफ़ करेंगे और उसका जो कंटेंट है उसमें हम उसका कलर देखेंगे, कितनी क्वांटिटी है, कंसिस्टेंसी क्या है, उसकी फाउल स्मेल को चेक करेंगे और उसमें ब्लड की प्रेजेंस है या नहीं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्चार्ज की नोट करनी है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को अब हम जो है एग्जामिन करेंगे, उसका कलर देखेंगे, उसकी पोजीशन और उसके लैंडमार्क्स। नॉर्मली जो हमारा एयर ड्रम है ये सेमी ट्रांसपेरेंट पर्ली वाइट टू ग्रे होता है कलर में। ये ओवल होता है शेप में, जिस पे मतलब हमारा जो बोन है, हैंडल ऑफ मेलिस जो है वो उस पर नज़र आता है। कोन ऑफ लाइट भी नज़र आती है। अम्बो, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड्स भी हमें नज़र आएंगे। ये डिवाइड होती है 4 क्वाड्रेंट्स में 2 इमेजिनरी लाइंस की मदद से। अब ये जो 2 इमेजिनरी लाइंस हैं उनमें से एक जो लाइन है वो बनती है अलोंग द हैंडल ऑफ मेलिस पर, और जो दूसरी है वो हम ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टली थ्रू द अम्बो। ये है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन राइट साइड की। इसमें पास्ट टेंसा जो दिखाया गया है कि इसको हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया 2 इमेजिनरी लाइंस पे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने कहा कि अम्बो के अलोंग होगी, जबकि ये जो वर्टिकल लाइन है ये हैंडल ऑफ मेलिस पर है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को फिर हम एग्जामिन करेंगे कि उसमें कोई परफोरेशन तो नहीं हो गई। अगर परफोरेशन हमें मिलती है तो उसका हम साइज़ चेक करेंगे, जैसे कि एग्जांपल पिन होल है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज परफोरेशन है या सब टोटल। उसके अलावा हम शेप देखेंगे कि वो राउंड है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ओवल है, किडनी शेप की है या इरेगुलर। सॉरी, ये परफोरेशन की जो है शेप की बात हो रही है। इसके अलावा हम परफोरेशन की साइट देखेंगे कि वो कहाँ प्रेजेंट है, जैसे एग्जांपल इंटीरियर है, पोस्टीरियर या इन्फीरियर। टाइप देखेंगे, एटिक, मार्जिनल या सेंट्रल है, किस टाइप की परफोरेशन है। और नंबर देखेंगे कि सिंगल परफोरेशन या फिर मल्टीपल परफोरेशन। ये हमने मस्ट नोट करना है। जब मार्जिन्स परफोरेशन के टच कर जाएं मार्जिन्स ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, तो फिर हम उसको कहेंगे मार्जिनल परफोरेशन। और अगर मार्जिन्स जो है परफोरेशन के डिस्टिंक्ट हों और अवे हों फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, तो फिर हम उसको कहेंगे सेंट्रल परफोरेशन। अब अगर फिगर से हम समझें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की परफोरेशन दिखाई गई हैं। यहाँ पे एंटीरियर सेंट्रल है, ये सेंट्रल किडनी शेप की परफोरेशन है। ये एटिक है, एटिक जो है ऊपर वाला रीजन एनाटॉमी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और ये पोस्टीरो सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन। फिर है कि मोबिलिटी हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की हम चेक करते हैं बाय वेल्सल्वा मैन्योवर से या फिर सीजियल्स न्यूमेटिक स्पेकुलम की मदद से। वेल्सल्वा मैन्योवर में जो है ना, पेशेंट को हम कहते हैं कि अपने नाक को और लिप्स को दोनों को बंद करे और फिर ब्रीद आउट करे फोर्सफुली। तो इसमें ना जो प्रेशर होगा ना नेज़ोफेरिंग्स में, वो बढ़ जाएगा और वो फोर्स करेगा एयर को कि वो यूस्टेशन ट्यूब से जाए इनटू द मिडल ईयर में, जिसकी वजह से जो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बल्ज आउट करेगी। अब इस बल्ज आउट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम देखेंगे एयर स्पेकुलम की मदद से या फिर ओटोस्कोप से। इस फिगर में देखिए, यहाँ पे दिखाया गया चेकिंग द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फॉर मोबिलिटी यूजिंग द वेल्सल्वा मैन्योवर। इस तरह हम पेशेंट्स को चेक करेंगे। सीजल न्यूमेटिक स्पेकुलम की मदद से जो है ना, प्रेशर जो होगा ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में, वो बढ़ जाता है बाय कंप्रेसिंग इट्स बल्ब। मतलब उस स्पेकुलम को इस बल्ब को कंप्रेस करके हम खुद जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और फिर जो है हम मोबिलिटी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की चेक करेंगे। नेक्स्ट इंस्पेक्शन के बाद है अब पाल्पेशन। पाल्पेशन जो है हम मैस्टोइड रीजन पे करते हैं टेंडरनेस चेक करने के लिए, जो कि पॉजिटिव आती है अक्यूट मैस्टोइडाइटिस कंडीशन में, मैस्टोइड की इन्फ्लामेशन। ट्रैगस को हम जो है प्रेस करते हैं टेंडरनेस के लिए,
जो कि बॉयल्स में होता है जब विद इन द ईयर, जब एयर में मतलब बॉयल हो जाता है तो फिर ट्रैगस में टेंडरनेस प्रेजेंट होती है। पिन्ना टेंडर होता है इन द केसेस ऑफ बॉयल्स में और पेरिकॉन्ड्राइटिस ऑफ द ईयर में। लिम्फ नोड्स की जो पाल्पेशन है जो ड्रेन करते हैं हमारे एयर को एंड अदर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को, वो भी हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है ओटोस्कोपी। ओटोस्कोप जो है ये हम यूज़ करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखने के लिए अंडर मैग्नीफिकेशन, ताकि डिफरेंट जो पैथोलॉजीज़ हैं हम उनको डिटेल में देख सकें। फिगर देखें, ये ओटोस्कोप की पिक्चर दिखाई गई है और यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन की जा रही है ओटोस्कोप की मदद से। ओटोस्कोप को भी हम इप्सिलेटरल हैंड में ही पकड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो एग्जामिनिंग राइट ईयर की हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो फिर हम ओटोस्कोप को भी एग्जामिनर जो है वो अपने राइट हैंड में ही पकड़ेगा, पेन या फिर पेंसिल की तरह, ताकि ठीक है पेन या पेंसिल की तरह पकड़ेगा और अपने हैंड को मतलब स्टेबलाइज करने के लिए ओटोस्कोपी के दौरान हम अपनी जो लिटिल फिंगर होती है अपने हैंड की वो पेशेंट के हेड पे भी रख सकते हैं जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ईयर। फिर कह रहा है कि वीडियो ओटोस्कोप्स भी अब अवेलेबल हैं मोस्ट क्लिनिकल सेटअप्स में फॉर एग्जामिनेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइंडिंग्स विच कैन बी शोन टू द पेशेंट्स एंड अटेंडेंट्स एज वेल। एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप EUM, ये भी अनदर ऑप्शन होता है फॉर असेसिंग द पैथोलॉजीज जो कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल की होती हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की अंडर हाई मैग्नीफिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है हेयरिंग टेस्ट। असेसमेंट ऑफ द हेयरिंग फंक्शन इन एडल्ट्स के दौरान जो है ना बेसिक जो एम होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन का वो ये होता है कि हम फाइंड आउट करें सिवियरिटी एंड डिग्री एंड द टाइप ऑफ डेफनेस को। सिवियरिटी ऑफ डेफनेस जो है ना वो हम वॉइस टेस्ट की मदद से चेक करते हैं, जबकि टाइप ऑफ डेफनेस कौन सी हुई है ये हम असेस करते हैं बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट ट्यूनिंग फॉक टेस्ट। अब वॉइस टेस्ट की डिटेल देखें तो इस टेस्ट को समझने के लिए आप इस पिक्चर को भी साथ साथ देखते जाएं। तो इसमें सबसे पहले हम जो है ना पेशेंट को टर्न करते हैं ऑन वन साइड, ताकि उसका जो एयर है वो फेस कर रहा हो एग्जामिनर की तरफ, इस तरह। फिर हम ब्लॉक करते हैं उसके दूसरे ईयर को, हम पेशेंट को कहेंगे अपनी इंडेक्स फिंगर जो है वो कान के अंदर डाल लें एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस में। अब हम अपना जो हैंड है वो इस तरह से पेशेंट की आई के सामने रखेंगे, शील्ड करेंगे, ताकि जो है पेशेंट देख कर हमारी लिपसिंग गैस ना कर पाए। वॉइस टेस्ट हो रहा है इसलिए, यानी वो लिप रीडिंग ना कर पाए। अब 1 आर्म डिस्टेंस की लेंथ पे जो है हम कुछ वर्ड्स, कुछ नंबर्स या कुछ वर्ड्स जो है वो लो वॉइस में जो है विस्पर करेंगे और आस्क करेंगे पेशेंट को कि वो वही वर्ड्स जो है रिपीट करे। अगर पेशेंट जो है वो अनेबल है, सुन नहीं पा रहा अ लो विस्पर, तो फिर हम अपना वॉल्यूम जो है वो रेज़ करेंगे, थोड़ा और ऊंचा बोलेंगे और इस तरह हम रिपीट करेंगे प्रोसीजर जब तक के पेशेंट हमारा आवाज़ सुन पाए और खुद रिपीट कर ले। अच्छा, वैसे ये जो है ये एक क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं है, इंस्टेड ये जो है हमें एक किस्म का रफ़ आइडिया दे देता है अबाउट द सिवियरिटी ऑफ डेफनेस, और स्टैंडर्डाइजेशन जो है डिफ़िकल्ट होती है टू अचीव, यानी एक्यूरेट जो है हमें इसमें रिजल्ट नहीं मिलता, ये बस एक किस्म का रफ़ आइडिया मिल जाता है सिवियरिटी ऑफ डेफनेस का। नेक्स्ट हमने कहा ट्यूनिंग फॉक टेस्ट होता है। नॉर्मली क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो ट्यूनिंग फॉक यूज़ होता है वो 512 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। फिगर देखिए 4.9, यहाँ पे ये ट्यूनिंग फॉक दिखाया गया है। इसमें ये अकॉस्टिक एक्सिस है, ये इसके 2 प्रॉन्ग्स होते हैं, यहाँ पे इसकी स्टेम है और ये फुट पीस कहलाता है। ट्यूनिंग फॉक टेस्ट जो है कॉमनली किए जाते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में। नंबर 1 होता है रिनीस टेस्ट, दूसरा वेबर्स टेस्ट, तीसरा शॉबैक्स या फिर एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट कहते हैं। फाइनल डायग्नोसिस जो होती है ना अबाउट द टाइप ऑफ डेफनेस, वो हम करते हैं बाय इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑल 3 ट्यूनिंग फॉक टेस्ट। तीनों के रिजल्ट्स को हम इंटरप्रेट करके फाइनल डायग्नोसिस बनाते हैं। सबसे पहले रिनी टेस्ट की डिटेल देखें तो इस टेस्ट में जो है ना एयर कंडक्शन को हम कंपेयर करते हैं बोन कंडक्शन के साथ ऑफ द सेम ईयर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अब इस रिनी टेस्ट में जो है ना हम एयर कंडक्शन को कंपेयर करते हैं बोन कंडक्शन के साथ सेम ईयर ऑफ द पेशेंट में। ठीक है, सेम ईयर की दोनों कंडक्शन हम चेक करेंगे। अब देखें एयर कंडक्शन जो है उसको हम पहले चेक करेंगे कि हम जो है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक जो है ना उसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस के बिल्कुल सामने रखेंगे विथ एकॉस्टिक एक्सिस पैरेलल हो कनाल के, ठीक है, सामने रखेंगे। अगर फिगर देखें 4.10 तो यहाँ पे दिखाया गया मेथड ऑफ परफॉर्मिंग रिनी टेस्ट। यहाँ पे जो है इस तरह से हम सामने रखेंगे तो ये एयर कंडक्शन चेक हो रही है। जब हम इसको इसकी जो फुट प्लेट है उसको हम मैस्टोइड बोन पर रखेंगे तो ये हो रही है बोन कंडक्शन की टेस्टिंग।
तो अब सबसे पहले हमने ट्यूनिंग फॉर्क को पेशेंट के एयर के बिल्कुल सामने रखा, ठीक है। जब पेशेंट स्टॉप कर जाए लिसनिंग थ्रू द एयर कंडक्शन, तो अब जो है हम जल्दी से फुट पीस जो होगा ट्यूनिंग फॉर्क का उसको मैस्टर्ड प्रोसेस के ऊपर रखेंगे और उसकी बोन कंडक्शन को चेक करेंगे और हम पूछेंगे पेशेंट को कि क्या उसको साउंड सुनाई दे रही है। नॉर्मली जो क्या होता है, नॉर्मली वाली बात करें तो एयर कंडक्शन जो है वो बेटर होती है देन द बोन कंडक्शन, ट्यूनिंग फॉर्क वाले केस में सिर्फ। तो जो पेशेंट होता है ना वो बोन कंडक्शन के थ्रू सुन नहीं पाता। जैसे ही उसकी जो एयर कंडक्शन रुकेगी, एयर कंडक्शन में उसने सुना, जैसे ही वो रुकी तो उसको बोन कंडक्शन में सुनाई नहीं देता, नॉर्मली ऐसा होता है। तो इसको हम कहते हैं रिनीज पॉजिटिव। लेकिन जब भी कभी कोई पैथोलॉजी हो जाती है, कोई डिफेक्ट आ जाता है पेशेंट के कंडक्टिंग सिस्टम में, साउंड कंडक्टिंग सिस्टम, जैसे कि हमारी ऑसिकल्स हो गई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये सारा जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसमें कोई डिजीज़ हो गई, तो क्या होगा, एयर कंडक्शन जो है जाहिर सी बात है वो कम हो जाएगी देन द बोन कंडक्शन, और पेशेंट जो है वो बोन कंडक्शन के थ्रू सुनेगा जैसे ही उसकी एयर कंडक्शन रुकेगी। यानी हमने ट्यूनिंग फॉर्क उसके कान के सामने रखा, अब उसको पैथोलॉजी हुई भी है, तो अब जैसे एयर कंडक्शन ख़त्म हुई तो हमने मैस्टर्ड पे रखा तो उसको बोन के थ्रू भी सुनाई देगा। तो ये पैथोलॉजिकल केस में होता है। नॉर्मली बोन के थ्रू सुनाई नहीं देता। नॉर्मली जो है वो एयर वाली बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू बोन, यानी बोन के थ्रू कम सुनाई देता है। लेकिन पैथोलॉजी में जो है बोन में फिर उसको ज़्यादा सुनाई देगा, मैस्टर्ड पे जब रखेंगे तो उसको ज़्यादा फील होगी। तो इस केस को हम कहेंगे रिनीज नेगेटिव। अब जो फाइंडिंग्स हैं इसको हम कंफर्म भी कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट इन द रिवर्स ऑर्डर में। अब हम करेंगे दैट इज़ कि हम जो बोन कंडक्शन होती है उसको पहले चेक करेंगे और उसके बाद अब हम एयर कंडक्शन चेक करेंगे। एक और जो है क्विक मेथड होता है रिनी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए इन बिजी ओपीडी। पहले तो ये है ना, हम एयर कंडक्शन परफॉर्म करेंगे और फिर इमीडिएटली हम वही वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को उसकी मैस्टर्ड बोन पे रख देंगे। फिर हम पेशेंट से पूछेंगे कि कौन सी जो साउंड है वो बेटर है, आइदर उसको एयर कंडक्शन से सही सुनाई दे रहा है या बोन कंडक्शन से। सेंसरी न्यूरल जो डेफनेस होती है उसमें दोनों जो है ना, एयर कंडक्शन भी और बोन कंडक्शन दोनों इक्वली रिड्यूस होंगी, इक्वली सेंसरी न्यूरल डेफनेस में, विद द एयर कंडक्शन जो है वो स्टिल बीइंग बेटर देन द बोन कंडक्शन। हाँ, मतलब अभी भी वही केस है कि हुई तो दोनों इक्वली रिड्यूस है, लेकिन अभी भी एयर कंडक्शन थोड़ी सी बेटर होती है देन द बोन। तो इसको हम कहेंगे रिनीज रिड्यूस्ड पॉजिटिव। अब हम इसको रिनीज रिड्यूस्ड पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्टिल जो है यहाँ पे एयर कंडक्शन ही बेटर है देन द बोन कंडक्शन, तो हम उसको रिनी पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन दोनों कानों में क्योंकि सेंसरी न्यूरल डेफनेस है तो दोनों कानों में हमें रिड्यूस इक्वली, दोनों हमें जो है ना एयर कंडक्शन भी बोन कंडक्शन दोनों इक्वली रिड्यूस मिल रही है, इसलिए हम रिनीज रिड्यूस पॉजिटिव इसको कह रहे हैं। उसके बाद है कि प्रोफाउंड या फिर टोटल जब हो जाए ना सेंसरी न्यूरल डेफनेस, तो इसमें ऐसा होगा कि जब हम बोन कंडक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे तो जो साउंड है वो दूसरी एयर में सुनाई देगी। अब ये जो कंडीशन है ये रॉन्ग इम्प्रेशन देगी कि जो बोन कंडक्शन है हमें ऐसे लगेगा कि ये बेटर है देन द एयर कंडक्शन, तो इसको हम कहते हैं रिनीज फास्ट नेगेटिव। असल में ये जो बोन कंडक्शन बेटर नहीं है, ये दूसरे एयर में हमें सुनाई दे रहा है। दूसरा है वेबर्स टेस्ट। इसको हम जो है ना टेस्ट ऑफ लेटरलाइजेशन भी कहते हैं। इस टेस्ट में बोन कंडक्शन दोनों कानों के पेशेंट की जो है वो हम कंपेयर करते हैं। फुट पीस जो होता है ना वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क का, उस फुट पीस को हम ना फोरहेड पे भी रख सकते हैं या फिर वर्टेक्स पे इन द मिड लाइन, और फिर हम पेशेंट से पूछेंगे कि क्या उसको सुनाई दे रहा है। इसकी अगर हम फिगर देखें 4.11 में चेक करें, यहाँ पे दिखाया गया है मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द वेबर्स टेस्ट, या इसको हमने फोरहेड पे इसके फुट पीस को रखा है। नॉर्मली जो पेशेंट है ना वो सुन सकता है दोनों कानों से, जो है उसको दोनों कानों से इक्वली सुनाई देता है, यानी इसको दोनों कानों में जो है इक्वल सुनाई देगा, या फिर वो उसको सुनेगा इन द सेंटर, ठीक है, यानी उसको दोनों कानों में इक्वल सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर किसी को कोई पेशेंट जिसको कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस हो गई है, तो कंडक्टिव डेफनेस में ना साउंड जो है वो सारी की सारी लेटरलाइज हो जाती है डिजीज्ड एयर में। नॉर्मली पेशेंट जो है दोनों कानों से इक्वली सेम सुनाई देता है, उसको हमने ये बात की, और वो जो है या फिर सेंटर में उसको सुनाई देगा, ठीक है। तो अगर किसी को कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस हुई है तो उसकी साउंड जो है वो लेटरलाइज हो जाएगी टूवर्ड्स द डिजीज़ या फिर वर्स ईयर। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो अब वेबर टेस्ट है ये होता ही बोन कंडक्शन है,
एक तरह से, क्योंकि इसमें एयर कंडक्शन नहीं होती है। डायरेक्टली जो साउंड वेव्स है ना वो बोन के थ्रू कोक्लिया के पास जाती हैं, तो पेशेंट को हुई कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस है। तो कंडक्शन के थ्रू इसकी जो है वो वैसे ही नहीं होगी परसीव साउंड, इसकी तो हो रही बोन के थ्रू है, तो सारी की सारी जो साउंड है वो डिजीज़ वाले एयर में लेटरलाइज हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर दूसरा पेशेंट है जिसको सेंसरी न्यूरल डेफनेस हुई है, अब अगर किसी को सेंसरी न्यूरल डेफनेस हुई है तो यानी इसका कोक्लिया और ये सारा मैकेनिज्म यही ख़राब हुआ है, तो उसमें जो है अब वो साउंड जो है वो सारी की सारी लेटरलाइज हो जाएगी बेटर एयर में, क्योंकि ये है ही बोन कंडक्शन कोक्लिया की मतलब काइंड ऑफ टेस्टिंग। तो जो डिजीज़ एयर है उसमें तो वैसे ही नहीं सुनाई देगा, इसमें सारी की सारी साउंड लेटरलाइज हो जाएगी बेटर एयर की तरफ। तीसरा है हमारे पास शॉबैक्स या फिर एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। इस टेस्ट को हम जो है वो टेस्ट ऑफ द नर्व डेफनेस भी कहते हैं, और ये टेस्ट जो है ना ये डिटरमाइन करता है कॉक्लियर रिजर्व को। ठीक है, इसमें हम कॉक्लियर की काइंड ऑफ टेस्टिंग करते हैं। बोन कंडक्शन जो है पेशेंट की, उसको हम कंपेयर करते हैं बोन कंडक्शन एग्जामिनर के साथ। ठीक है, सबसे पहले जो है हम फुट पीस जो होगा ना वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक का, उसको हम प्लेस करेंगे मैस्टोइड टिप ऑफ द पेशेंट की मैस्टोइड टिप पे, ताकि हम बोन कंडक्शन चेक कर सकें पेशेंट की। ठीक है, जैसा हम रिनी में कर रहे थे उसी तरह। जब पेशेंट कहेगा कि अब वो साउंड को नहीं सुन पा रहा, मतलब उसने थोड़ी सी मैस्टोइड पे सुनी और उसके बाद उसको नहीं सुनाई दे रहा, तो फिर वही सेम ट्यूनिंग फोक जो है वो एग्जामिनर जो है अपने मैस्टोइड टिप पे रखेगा और फिर उसको सुनने की कोशिश करेगा। अगर ट्यूनिंग फोर्क अभी तक वाइब्रेट कर रहा है और साउंड सुन सक रहा है एग्जामिनर, तो इसका मतलब है कि पेशेंट की जो हियरिंग है यानी पेशेंट की बोन कंडक्शन कम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द एग्जामिनर। अब ये जो फाइंडिंग है ना ये प्रेजेंट होती है इन द केसेस जिनमें सेंसरी न्यूरल डेफनेस हो, जहाँ पे मतलब उनका जो कॉक्लियर रिजर्व होता है पेशेंट का वो कम हो जाता है। नॉर्मल एयर में हमारी जो बोन कंडक्शन होती है ना पेशेंट की वो इक्वल होती है एग्जामिनर की के साथ। थस जब हम ट्यूनिंग फोक को एग्जामिनर के मैस्टोइड टिप पे रखते हैं तो कोई भी साउंड हर्ड नहीं होती। अच्छा, अब इसको समझते हैं। तो देखिए, नॉर्मल एयर में जो है ना बोन कंडक्शन जो है पेशेंट की इक्वल होती है एग्जामिनर की बोन कंडक्शन से। ठीक है, थस जब हम ट्यूनिंग फोक जो है एग्जामिनर अपनी मैस्टोइड टिप पे रखेगा तो उसको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी। ठीक है, इक्वल होती है। अब एक पेशेंट है जिसको कंडक्टिव डेफनेस हुई है, देखिए ये टेस्ट है जो है सेंसरी न्यूरल की यानी कोक्लिया वगैरह की, तो इसमें कंडक्शन का कोई रोल नहीं है। तो अब जिस तरह उसमें था वेबर में बोन के थ्रू हो रही है ना, इसलिए तो अब कंडक्टिव डेफनेस हुई है, तो इसमें बोन कंडक्शन पेशेंट की इक्वल भी हो सकती है या मोर देन द एग्जामिनर भी हो सकती है, यानी प्रोलॉन्ग काफ़ी देर तक उसको मतलब सुनाई देगा, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरल की डिजीज सारी जो है वहीं पे लेटरलाइज हो जाएगी। तो थस जब वही ट्यूनिंग फोक जो है अब पेशेंट को प्रोलॉन्ग काफ़ी देर तक वही ट्यूनिंग फोक सुनाई दे रहा है या फिर इक्वल भी हो सकती है एग्जामिनर के साथ उतनी या प्रोलॉन्ग, फिर जब वही ट्यूनिंग फोक जब एग्जामिनर अपने मैस्टोइड टिप पे रखेगा तो उसको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब है कि पेशेंट को प्रोलॉन्ग सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस हुई है, कि सारी साउंड जो है वो लेटरलाइज हो गई है डिजीज एयर में। ये हो गया शॉबैक्स टेस्ट, यानी जैसे कंडक्शन का डिफेक्ट है पेशेंट को, तो उसको सेंसरी न्यूरल तो उसका नॉर्मल है, तो जब हम उसके मैस्टोइड टिप पे जब रख रहे हैं ट्यूनिंग फोक, तो उसको प्रोलॉन्ग टाइम तक सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गया शॉबैक टेस्ट। इसके अलावा दूसरा होता है एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। ये भी बिल्कुल सिमिलर होता है, शॉबैक टेस्ट की तरह होता है, लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो बस ये है कि इसमें हम जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है ना उसको हम जो है वो ब्लॉक करते हैं ताकि एयर कंडक्शन को एलिमिनेट किया जा सके। ये देखिए यहाँ पे भी एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट एक्सप्लेन किया गया कि इसमें हम ना एग्जामिनर की और पेशेंट की दोनों की जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है उसको हम ब्लॉक करेंगे फिंगर से, मतलब प्रेस करके, और मीटस को बंद करेंगे, यानी ट्रैगस को इनवर्ट प्रेस करके और ऑक्लूड करेंगे, कान बंद करेंगे दोनों के, ताकि जो है एयर कंडक्शन के थ्रू जो है नॉइज़ ना जाए, क्योंकि हम यहाँ पे बोन कंडक्शन की टेस्टिंग कर रहे हैं, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट है। इसमें फिर अगर मिसाल पेशेंट को कंडक्टिव डेफनेस है तो जो पेशेंट है और एग्जामिनर है दोनों को जो है सेम ही टाइम के लिए सुनाई देगा ट्यूनिंग फॉक। लेकिन अगर दूसरा पेशेंट है जिसको सेंसरी न्यूरल डेफनेस है तो उसकी सेंसरी न्यूरल जाहिर सी बात है डिफेक्टेड है, तो उसमें पेशेंट को शॉर्टर टाइम के लिए जो है ट्यूनिंग फॉक सुनाई देगा, क्योंकि ये टेस्ट है ही बोन का और सेंसरी न्यूरल जो है लिंक्ड होता है बोन के साथ, तो वो उसको शॉर्टर टाइम के लिए सुनाई देगा। नेक्स्ट है हियरिंग टेस्ट इन चिल्ड्रन। उसके बाद है हियरिंग टेस्ट इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में जो है
अगर मदर जो है वो सस्पेक्ट करती है कि जो ये चाइल्ड है वो डेफ है, तो उसको जो है ही और शी शुड बी कंसीडर्ड डेफ अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। ठीक है, हमने उसको सही तरीके से पहले प्रूव करना है। हेयरिंग टेस्ट बच्चों में जो है ना वो डिपेंड करता है उसकी एज पे और मेंटल स्टेटस क्या है बच्चे का, उस पर डिपेंड करता है। 3 महीने की जो एज है उसमें जो है स्टिलिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज़ कि जो चाइल्ड है वो खामोश हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू द साउंड स्टिमुलाई, इसको हम कहते हैं स्टिलिंग। जब भी हम उसको कोई भी साउंड स्टिमुलाई देंगे तो वो चुप हो जाएगा। ये 3 मंथ्स की एज पे ऐसा होता है। अब जब 5 मंथ्स की एज होती है तो उसमें जो चाइल्ड है वो मूव करता है अपनी आँखों को भी साउंड स्टिमुलाई पे। ठीक है, और 6 मंथ की एज में वो जो बच्चा है वो हेड को मूव करेगा इन रिस्पॉन्स टू द साउंड स्टिमुलाई। फिर है कि डिस्ट्रैक्शन टेस्ट जो है ना ये भी हम कर सकते हैं आफ्टर द 7 मंथ्स ऑफ द एज पे, डिस्ट्रैक्शन टेस्ट। अब ये डिस्ट्रैक्शन टेस्ट परफॉर्म कैसे होता है, पहले तो बच्चे को जो है वो उसकी जो मदर है वो अपनी गोदी में बिठाएगी, फिर एक पर्सन जो है ना वो ट्राई करेगा कि वो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करेगा सामने से, जबकि जो दूसरा पर्सन है वो पीछे से या फिर साइड फ्रॉम साइड से जो है बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करेगा बाय यूजिंग सम साउंड स्टिमुलाई। एज ए रिस्पॉन्स टू दिस वो जो बच्चा है वो ट्राई करेगा टू लोकेट द साउंड, वो उसको ढूंढने की कोशिश करेगा और अपना जो हेड है उसको साउंड की तरफ मतलब मूव करेगा, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट। इवेल्युएशन वेस्टिबुलर सिस्टम की मस्ट कंसीडर हमने करनी चाहिए पेशेंट में जो आते हैं वर्टाइगो की कंप्लेन के साथ। इसमें हमने फुल ऑटो न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करनी होती है इस तरह के केसेस में, ऑटो न्यूरोलॉजिकल। फॉलोइंग जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल और लेबोरेटरी टेस्ट है जो कि हम वेस्टिबुलर फंक्शन की असेसमेंट के लिए करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्टेनियस निस्टैग्मस। निस्टैग्मस जो है ना ये इनवॉलेंट्री, रिदमिकल और ऑफन जर्की ऑसिलेशंस होती हैं हमारी आइज़ की, जो कि यूँ हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं या वर्टिकल या फिर रोटेटरी इन नेचर। इस तरह से मतलब वो आइज़ इनवॉलेंट्रीली मूव कर रही होती, ऑसिलेट कर रही होती हैं। अब एक पेशेंट है जिसको हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस है, यानी कि उसकी जो आइज़ है यूँ हॉरिजॉन्टली बार बार मूव कर रही हैं इनवॉलेंट्रीली, तो ये ऑफन जो है ना